सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे एनटीपीसी 2025 का जीके जीएस का मैराथन लेकर आई हूँ गाइज। और ये जो मैराथन है ये आपका आज का जो मैराथन है वो आपका डे 2 है, ठीक है ना। इससे पहले भी हमारा एक मैराथन आ चुका है और आज का जो मैराथन है वो हमारा डे 2 मैराथन है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। और ये मैं पहले भी आपका जो है वो आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग था और आज भी हमारा जो है वो आपके टोटल प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं जितना भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगी वो सारे आपको ध्यान से देखना है और समझना है, और जहां पे भी आपको कंफ्यूजन है उसे याद करना है, ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि पोयला बैसाख किस भारतीय राज्य का नववर्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, ये आपके प्रीवियस में पूछा गया था। पोयला बैसाख बताइए कि ये कौन से भारतीय राज्य का नववर्ष है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का नववर्ष है, ठीक है ना। अगर मैं पोयला बैसाख के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि ये जो है कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये जो है आपको मनाया जाता है 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि ये पश्चिम बंगाल के अलावा और कहाँ-कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा कि ये जो है त्रिपुरा में भी मनाया जाता है ये फेस्टिवल, त्रिपुरा। और याद रखिएगा, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय उत्सव है, ठीक है ना। और बांग्लादेश का, ठीक है ना। बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय उत्सव है पोयला बैसाख, ठीक है। ये हो गया आपके पोयला बैसाख के बारे में। अब जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मणिपुर मणिपुर का जो है वो नववर्ष कौन सा है, तो मणिपुर का नववर्ष है चेरा ओबा, ठीक है ना। चेरा ओबा, ये मणिपुर का नववर्ष है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा गुजरात गुजरात का नववर्ष कौन सा है। तो याद रखिएगा बेस्टू वरस, ठीक है। बेस्टू वरस जो है याद रखिएगा, बेस्टू वरस जो है ये गुजरात का नववर्ष है। और वहीं अगर मैं केरल के नववर्ष की बात करूं तो याद रखिएगा केरल का जो नववर्ष है वो है विशु, ठीक है ना। विशु जो है ये कहाँ का नववर्ष है, केरल का। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ जो है राज्य का नाम लिखाऊंगी और आपको यहाँ पे नोट करना है कि कौन से राज्य का कौन सा नववर्ष होता है। अब जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तमिलनाडु की, ठीक है ना। तो तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ तो बहुत लोगों को लगता है कि तमिलनाडु का जो नववर्ष होता है वो होता है पोंगल, जो कि पूरा रॉन्ग है। यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको तमिलनाडु के नववर्ष के बारे में बताऊंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है, ये हो गया आपके कश्मीर का नववर्ष। कश्मीर के नववर्ष के बारे में बताऊंगी। इसके अलावा जो है असम का नववर्ष, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। असम का नववर्ष। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है पंजाब का नववर्ष, ठीक है। आप लोग खुद माइंड में सोचिए कि किसका नॉवेल्स आप लोगों ने पढ़ा है और क्या किसका कौन सा होता है, ठीक है ना। अगर यही बात करें हम, पांचवा जो है आपको याद रखना है महाराष्ट्र का नॉवेल्स, ठीक है। महाराष्ट्र का नववर्ष। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि तमिलनाडु का जो नववर्ष होता है वो पोंगल नहीं होता है। तमिलनाडु का जो नववर्ष होता है वो पुथंडू होता है, ठीक है ना, पुथंडू होता है। कश्मीर का नववर्ष जो होता है वो क्या होता है, कश्मीर का नववर्ष होता है नवरेह, ठीक है ना, नवरेह होता है। इसके अलावा असम के नववर्ष की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा असम के नववर्ष को कौन से नाम से जानते हैं, बोहाग बिहू के नाम से, ठीक है ना, बोहाग बिहू के नाम से, ठीक है। ये असम का नववर्ष है। इसके अलावा पंजाब के नववर्ष की बात करें तो वैसाखी। वैसाखी जो है ये पंजाब का नववर्ष है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको याद रखना है ये कौन सा हो गया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का नववर्ष कौन सा है, महाराष्ट्र का नववर्ष है गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि एक जो है आपको याद रखना है, यहाँ पे जो है आपको क्या याद रखना है, तीन राज्य का नाम याद रखना है। पहला आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, और एक और याद रखिएगा तेलंगाना। अच्छा, ये तीनों राज्य का एक ही नववर्ष होता है, ठीक है ना, एक ही नाम है। और वो कौन सा नाम है आपको बताना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कर्नाटक या आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का नववर्ष कौन सा है, तो याद रखिएगा इसके नववर्ष का नाम है उगादी, ठीक है ना। उगादी नववर्ष जो है ये कर्नाटक में भी मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी और तेलंगाना में भी, ठीक है ना। तो ये सारे जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, जितना भी नववर्ष लिखाई हो। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जो है यह कौन से घराने से, किराना घराने से, ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी के बारे में भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनसे रिलेटेड हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनके जो है याद रखिएगा, ये तो है एक गायक थे पंडित भीमसेन जोशी, जिनका संबंध किराना घराने से था और इन्हें बहुत सारा पुरस्कार मिला हुआ है। आप जो पिक्चर में देख रहे हैं जिनको, वही है आपके पंडित भीमसेन जोशी। अब इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला है हम उसे भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। पद्मश्री बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, विभूषण से भी सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। और लास्ट आपको याद रखना है कि इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हम बात करेंगे कि इन्हें कब कब कौन सा पुरस्कार मिला है। प्लीज गाइज इसे आप याद रखिएगा, नहीं याद है तो नोट करके याद करिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, भारत रत्न की अगर हम बात करें तो इनका जो है 2008 में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री की अगर हम बात करें तो 1972 में इन्हें पद्मश्री मिला था। 1972 से भूषण मिला था 1985, 1985 में मिला था। इसके बाद विभूषण की अगर हम बात करें तो 1999, 1999 में मिला था। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है 1975 में मिला था, ठीक है ना। तो ये पुरस्कार आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है ना। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। तो आप लोगों का एग्जाम जितने भी लोगों का है वो कितने तारीख को है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करती हूँ कि जयपुर घराने के जो है, जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन है, ये अगर आपसे कमेंट करके पूछा, सॉरी, आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा जयपुर अतरौली घराने की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां, ठीक है ना, इनके संस्थापक हैं उस्ताद, उस्ताद अलाउद्दीन खान। ये कौन है गाइस, तो याद रखिएगा मैं यहाँ पे जितने भी लिखाऊंगी वो संस्थापक लिखाऊंगी, संस्थापक, ठीक है। ये जो है आपके जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पटियाला घराने की, बात करती हूँ पटियाला घराने के संस्थापक कौन है गाइस, तो याद रखिएगा उस्ताद फतेह अली खां, ठीक है ना। उस्ताद उस्ताद फतेह अली खां, ये जो है आपके पटियाला घराना के संस्थापक हुए, ठीक है ना। उस्ताद फतेह अली खान जो है ये आपके पटियाला घराना के संस्थापक हुए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस किराना घराना के संस्थापक कौन है, जिसका संबंध जो है पंडित भीमसेन जोशी से, तो किराना घराने के संस्थापक कौन है, उस्ताद अब्दुल करीम खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान, ठीक है। ये जो है किनके संस्थापक हैं, तो याद रखिएगा ये हैं किराना घराना के संस्थापक हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट आपका कौन सा बचता है, लास्ट है ग्वालियर घराना। तो ग्वालियर घराने की अगर हम बात करें तो इनके संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं हसन खान, हसन खान और हद्दू खान, ठीक है ना। ये जो है इनके कौन से घराने के, ग्वालियर घराना के संस्थापक हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रसिद्ध स्तंभकोट्टा झील, जिसे झीलों की रानी भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए जिसे झीलों की रानी कहा जाता है किसे। स्तंभकोट्टा झील जो है ये आपका कहाँ है, तो याद रखिएगा ये है आपके केरल में है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये तो केरल में स्थित है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि केरल के किस जिले में, तो याद रखिएगा केरल का जो है कोल्लम जिले में स्थित है।
कोल्लम जिले में, कोल्लम जिले में ये स्थित है, ठीक है। इसे झीलों की भी रानी भी कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है इससे, इसे सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि जो है केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो याद रखिएगा ये जो है केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, ठीक है। कौन है झील, तो अस्थमकोट्टा झील, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो केरल में जो है एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अगर मैं केरल की बात करूं तो यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है कि भारत की जो है आपका जो है भारत की सबसे लंबी झील जो है वो कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा केरल में ही एक और झील स्थित है, कौन सा है, याद रखिएगा वेबनाड झील, ठीक है ना, वेम्बनाड झील। वेबनाड झील के बारे में आपको क्या याद रखना है, वेबनाड झील के बारे में ये याद रखना है कि ये जो है ये आपको याद रखना है सबसे लंबी झील कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी झील जो है, सबसे लंबी झील है वेबनाड झील, ठीक है। सबसे लंबी झील कौन सी है, वेबनाड झील है, जो कि आपके केरल में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है ये आपका कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में आपका कौन सा झील है, तो राजस्थान में है आपका सांबर झील, ठीक है ना। सांबर झील जो है ये कौन कैसी झील है ये भी आपको याद रखना है। तो सांबर झील जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है सबसे बड़ी जो है खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा खारे पानी की, खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील, सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील, ठीक है। जो कि ये आपका कहाँ है, राजस्थान में है। और कौन सा झील है, तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखिएगा वो है आपका सांबर झील, जो कि आपके राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा जो है आपका जो है उड़ीसा की अगर हम बात करें, उड़ीसा में आपका कौन सा झील स्थित है, तो उड़ीसा में जो है ये आपका कौन सा चिल्का झील स्थित है, जो कि आप सभी को पता ही है। उड़ीसा में आपका कौन सा झील है, ओडिशा में जो है बहुत लोगों को पता होगा चिल्का झील है, जो कि चिल्का झील कैसी झील है, तो चिल्का झील जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये है खारे पानी की सबसे बड़ी झील। ये खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है, ये आपको ध्यान रखना है। और सीधे अगर आपसे पूछे कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये आपका है चिल्का झील, ठीक है ना। तो यहीं पे जो है थोड़ा थोड़ा सा से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है ना। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अब जो है लास्ट अगर हम बात करें, लास्ट आपका कौन सा है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपका कौन सा झील है गाइस, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है आपका उलर झील। तो उलर झील जो है ये आपकी कैसी झील है, तो याद रखिएगा उलर झील जो है इसकी क्या विशेषता है, तो याद रखिएगा ये है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है गाइस, तो याद रखिएगा वुलर झील, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। तो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा जो बनाती है वो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। जैसे कि अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो है हम इसके उद्गम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसकी लंबाई कितनी है, सारे पॉइंट को देखेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना, ये होता है आपका मानसरोवर झील के पास, ठीक है ना। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास से,
ठीक है। यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि ये जो है, ये जो नदी है आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, ये कितने देशों से होकर बहती है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये 3 देशों से होकर बहती है। 3 देशों से होकर बहती है। 3 देशों से होकर बहती है। और कौन-कौन से देशों से होकर बहती है ये भी आपको याद रखना है। तो ये सबसे पहले जो है तिब्बत, यानी कि आपका जो है ये चीन में से तो ये स्टार्ट ही हो जाती है, ठीक है ना? चीन में स्टार्ट होती है, फिर चीन से बहते हुए ये भारत में आती है, और भारत के बाद जो है ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और फिर जो है ये कहाँ गिर जाती है गाइस, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, ये जो है आपका 3 देशों से होकर बहती है, ये पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना? भारत की सबसे चौड़ी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी आपका गंगा नदी है, और भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि ये जो है भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? तो याद रखिएगा, ये भारत के 2 राज्यों से होकर बहती है। भारत के 2 राज्यों से होकर बहती है। और वो 2 राज्य कौन-कौन से हैं? 2 राज्यों से होकर बहती है। पहला आपको याद रखना है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और दूसरा जो है ये आपको ध्यान रखना है असम है, ठीक है ना? दूसरा कौन सा राज्य है? तो ये भारत के 2 राज्यों में बहती है। पहला अरुणाचल प्रदेश, और याद रखिएगा ये है दूसरा असम है, ठीक है? और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो ये आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पे जो है इसकी लंबाई कितनी होती है? ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई, ठीक है ना? ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है गाइस? तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, ठीक है ना? 2900 किलोमीटर जो है ये इसकी कुल लंबाई है। 200 किलोमीटर, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा क्या जाता है कि जो ये जो है, ये नदी जो है आपके तिब्बत में इसे क्या बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है, असम में क्या बोला जाता है, और बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, इस नदी का नाम है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस नदी को जो है तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है, कौन से नाम से बोला जाता है? तो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? यारलुंग सांगपोर के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तिब्बत में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, इसे जो है असम में कौन से नाम से जाना जाता है? असम में। तो याद रखिएगा, असम में इसे जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम में जो है इसे कौन से नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, अगला आपको कौन सा याद रखना है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इसे कौन से नाम से जाना जाता है? अरुणाचल में। तो याद रखिएगा, अरुणाचल में इसे जो है कौन से नाम से जाना जाता है? जाना जाता है इसे दिहांग नदी के नाम से। दिहांग नदी के नाम से, ठीक है? और जो है आपको याद रखना है, लास्ट आपको कौन सा याद रखना है? बांग्लादेश। ये जो है चारों आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में जो है इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? बांग्लादेश में जो है इसे कौन से नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से, ठीक है? अब यहाँ पे जो है सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो सहायक नदी तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं नीचे ही लिख देती हूँ यहाँ पे कि इसकी सहायक नदी कौन सी है। नीचे आप देखिए, कुल लंबाई के नीचे, ठीक है ना? सहायक नदी। तो इसकी जो सहायक नदी है वो कौन-कौन सी है? तो याद रखिएगा, इसकी जो सहायक नदी है वो हो गया आपका तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। तीस्ता नदी हो गई। इसके अलावा आपको याद रखना है कौन सा? मानस नदी हो गया। मानस नदी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लोहित नदी हो गया। लोहित। और इसके बाद अगर हम बात करें तो दिबांग। ये जो नदी है ये जो है किसकी सहायक नदी हो गई? ये हो गई ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ठीक है? तो ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे मैंने उन सारे प्रश्न को क्लियर कर दिया। इसे आप नोट कर लीजिएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि थालगाट दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बताइए थालगाट दर्रा जो है ये कौन से राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थालगाट दर्रा की अगर हम बात करें तो इसे जो है याद रखिएगा, इस दर्रा को किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा इसे कसारा घाट भी कहा जाता है। ठीक है ना, कसारा कसारा घाट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये थालगाट दर्रा जो है, याद रखिएगा ये जो है आपके भारत के पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है ना, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पश्चिमी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है, थालगाट दर्रा ये तो आपके महाराष्ट्र में स्थित है, ये तो मैं यहाँ पे लिखा ही चुकी हूँ। इसके अलावा जो है आपको क्या याद रखना है कि थालगाट दर्रा जो है याद रखिएगा यहाँ पे जो है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 3 यानी कि इसे हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, NH3। तो NH3 जो है ये आपका कहाँ स्थित है, तो पालघर दर्रे पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है स्थित है। इसके अलावा जो है आपको क्या याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में याद रखना है कि ये दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है गाइस। तो याद रखिएगा यह दर्रा जो है मुंबई और नासिक के मार्ग पर स्थित है। तो लिखिएगा यह दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है, मुंबई मुंबई और मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और नहीं लिखिए, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पालघाट दर्रे के बारे में। यहाँ पे दो दर्रा और है जो सिमिलरली है लेकिन आपको याद रखना है। जैसे दूसरा दर्रा की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा आपका कौन सा दर्रा हो गया, दूसरा हो गया आपका भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, भोरघाट दर्रा जो है ये आपके कहाँ स्थित है। तो ये भी आपके महाराष्ट्र में स्थित है। भोरघाट दर्रा भी आपके महाराष्ट्र में स्थित है। और ये दर्रा भी जो है आपके कौन से घाट का हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, पश्चिमी घाट में स्थित है। और ये दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है गाइस, तो याद रखिएगा ये दर्रा जो है ये मुंबई और पुणे को जोड़ता है। ठीक है ना, यह दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है, तो याद रखिएगा ये दर्रा जो है ये मुंबई मुंबई और पुणे को जोड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक और दर्रा है जो आपको याद रखना है, दूसरा हो गया आपका जो कि हो गया भोरघाट दर्रा, ये आप याद रखेंगे। पहला हो गया थालघाट दर्रा, और जो है तीसरा आपको एक और दर्रा याद रखना है। तीसरा आपको कौन सा दर्रा याद रखना है, तीसरा आपको याद रखना है पालघाट दर्रा। ठीक है ना, तीसरा आपको कौन सा रखना है, पालघाट दर्रा। अब इसके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, तो पालघाट दर्रा जो है ये भी आपके पश्चिमी घाट का हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है, पालघाट दर्रा। इसके अलावा अगर हम बात करें यह दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है गाइस, तो याद देखिएगा ये दर्रा जो है तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। तमिलनाडु को तमिलनाडु को किससे जोड़ता है, तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस आपको क्या याद रखना है कि ये जो दर्रा है ये नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये जो दर्रा है याद रखिएगा नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है। ठीक है, पहाड़ी के बीच में स्थित है। ये जो है पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है कि कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है। तो ये है आपका पालघाट दर्रा है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो ये जितना भी लिखाई है वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सबसे बड़ी आकार की डब्ल्यूबीसी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सबसे बड़ी आकार की डब्ल्यूबीसी, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना क्या पड़ेगा, डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो यहाँ पे मैं कुछ डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ पॉइंट लिखाऊंगी। जैसे कि अगर मैं डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करूँ तो इसे जो है इसका अन्य नाम यानी कि इसका हम वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे। तो डब्ल्यूबीसी का जो है वो वैज्ञानिक नाम क्या है गाइस, तो याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइटस। ठीक है, ल्यूकोसाइटस, ये जो है डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नेम है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी जो है ये कितने प्रकार की होती है, पहला तो इस हो गया। दूसरा याद रखिएगा ये 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। अब 5 प्रकार इसके कौन कौन से हैं तो उसे भी हम देखेंगे। तो 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहला प्रकार इसका कौन सा है डब्ल्यूबीसी का, तो याद रखिएगा सबसे पहला प्रकार याद रखिएगा न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल। इसके अलावा जो है दूसरा प्रकार कौन सा है, दूसरा प्रकार है लिम्फोसाइटस, लिम्फोसाइटस। तीसरा प्रकार कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा तीसरा है इसका मोनोसाइटस, मोनोसाइटस। चौथा जो है ये कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा चौथा है ये है आपका इसिनोफिल, इसिनोफिल। ठीक है, और जो है अगर मैं बात करूं पांचवा जो है ये आपका कौन सा है, तो पांचवा है आपका बेसोफिल। अब इसके बारे में आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी आकार की डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है गाइस, तो याद रखिएगा सबसे बड़ी आकार की डब्ल्यूबीसी होती है वो होता है आपका मोनोसाइटस, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम एक एक करके सबसे पहले जो है न्यूट्रोफिल के बारे में बात करेंगे, इसके अलग अलग करके। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, तो सबसे अधिक आकार नहीं पूछ रहा है, ये जो प्रश्न पूछा है आपसे आकार पूछा है। और मैं जो यहाँ पे न्यूट्रोफिल के बारे में लिखा रही हूँ वो मात्रा के बारे में लिखा रही हूँ, तो ये यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा न्यूट्रोफिल जो याद रखिएगा सबसे अधिक मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और कौन सा पाई जाती है आपका न्यूट्रोफिल। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम न्यूट्रोफिल की बात करें तो एक पॉइंट और याद रखिएगा, पहला तो ये सबसे अधिक मात्रा में, और दूसरा आपको न्यूट्रोफिल के बारे में क्या याद रखना है, याद रखिएगा ये क्या करता है, बैक्टीरिया और फंगस से जो है ये कौन लड़ता है, ये न्यूट्रोफिल ही लड़ता है। ठीक है ना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और किससे लड़ता है गैस, याद रखिएगा बैक्टीरिया और फंगस से लड़ता है, बैक्टीरिया और फंगस से लड़ता कौन है, तो याद रखिएगा न्यूट्रोफिल्स। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे वो है आपका लिम्फोसाइटस। लिम्फोसाइटस के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो लिम्फोसाइटस जो होती है याद रखिएगा ये जो है आपका दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है लिम्फोसाइटस जो है ये कितना प्रकार का, दो प्रकार का होता है। दो प्रकार में पहला कौन होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होता है। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जो है मोनोसाइटस के बारे में, मोनोसाइटस जो है ये तो डब्ल्यूबीसी की जो है सबसे जो है बड़ा आकार का होता है मोनोसाइटस, ये आपको याद रखना है। और याद रखिएगा ये जो है जो इसिनोफिल है इसका काम क्या होता है, परजीवी संक्रमण से कौन लड़ता है, तो याद रखिएगा परजीवी संक्रमण से, परजीवी संक्रमण, परजीवी संक्रमण से लड़ता है आपका इसिनोफिल। ठीक है ना, और लास्टली जो आपका बचता है वो बचता है बेसोफिल, यानी कि याद रखिएगा सबसे कम मात्रा में कौन पाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा सबसे कम मात्रा में, सबसे कम मात्रा में पूछ रहा है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सबसे कम मात्रा में जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका जो है कौन सा पाया जाता है, ये पाया जाता है बेसोफिल, सबसे कम मात्रा में पाया जाता है।
और ये कितना कम मात्रा में पाया जाता है गाइस, तो यहाँ देखिएगा ये जो आपका पाया जाता है लगभग ये 0.5 से 1% तक होती है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा सबसे छोटी आकार की रक्त कोशिका, यहाँ पे जो आकार में पूछा है तो याद रखिएगा सबसे बड़ी आकार की तो मोनोसाइटस है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी आकार की जो है वो कौन सी है गाइस, तो याद रखिएगा ये है आपका लिम्फोसाइटस, ठीक है ना। लिम्फोसाइटस जो है याद रखिएगा ये है आपका सबसे छोटी आकार की डब्ल्यूबीसी, सबसे छोटी आकार की डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो है हिस्टामिन नामक रसायन जो है ये डब्ल्यूबीसी का कौन सा प्रकार जो है ये रिलीज करता है, तो याद रखिएगा हिस्टामिन, ठीक है। कौन सा ये, तो याद रखिएगा हिस्टामिन रसायन ये कौन रिलीज करता है, तो हिस्टामिन रसायन जो है ये कौन छोड़ता है, ये बेसोफिल छोड़ता है। और बेसोफिल छोड़ता है यानी कि जब आपके शरीर में जो एलर्जी होती है, यानी किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो धूल, दवाई या कोई भी खाने पीने से लेकर कोई एलर्जी हो जाती है, तब बेसोफिल ही क्या करता है, एक हिस्टामिन रसायन छोड़ता है आप मनुष्य के शरीर में, और फिर क्या होता है, वहीं से आपका जो है सूजन होता है, और जो है वहां पे जो जगह होता है वो लाल होने लगता है शरीर में, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और फूलने लगता है, ठीक है ना, और जो है खुजली होता है। तो यही बेसोफिल हिस्टामिन रसायन छोड़ता है, जिसकी वजह से आपको इतने सारे इफेक्ट पड़ते हैं बॉडी पे, जब आपको किसी चीज की एलर्जी हो जाती है। एलर्जी की वजह से यही चीज होता है, इसका मेन रीजन। तो ये भी आपको इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है, तो सौर मंडल के बारे में सबसे पहले जो जानकारी प्रस्तुत किया था कॉपरनिक्स ने किया था, ठीक है ना, ऑप्शन सी। कॉपरनिक्स का कहना क्या था ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। अब ऐसे तो सौर मंडल के बारे में, लेकिन इनका एग्जैक्टली कहना क्या था वो आप जानिए। तो जो सौर मंडल में का जो इनका कोपरनिक्स का कहना क्या था कि जो आपका जो है सूर्य जो होता है ये कहाँ होता है, सौर मंडल के केंद्र में होता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इनका कहना क्या था कि सूर्य जो है सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, और इन्होंने क्या कहा था, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, और ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, सूर्य के सूर्य के चारों ओर, ठीक है ना। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ये किनका कहना था, परिक्रमा करते हैं, ये किनका कहना था गाइस, तो ये था कॉपरनिक्स का कहना, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको यहाँ पे सिर्फ प्रश्न ऐसे ही पढ़ा देती कि सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है, और मैं आंसर कर देती कॉपरनिक्स, इससे आप क्या समझते, इस एग्जैक्टली उनका कहना क्या था। अब क्या है ना, आपको प्रश्न में ये भी पूछ देता है कि किसने कहा था कि जो है सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ये किनका कहना था निम्नलिखित में से। तो जब तक कि आपको ये चीज पता नहीं होगा आप कैसे आंसर कर पाइएगा। इसलिए कभी भी जो है चीजों को पढ़िए तो ऐसा पढ़िए कि आप उसको सॉल्व कर पाए, चीजें आपके समझ में आए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़े और आंसर पढ़े और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले जाए, ऐसा नहीं है, ये बहुत गलत तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है गैलीलियो गैलीलियो ने जो है ये क्या कहा था, दूरबीन से ग्रहों का अध्ययन जो है ये किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूरबीन से ग्रहों का अध्ययन जो है ये गैलीलियो ने किया था, ठीक है ना। दूरबीन से ग्रहों का अध्ययन किसने किया था, तो ये गैलीलियो ने ही किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जोहान्स केपलर के बारे में, आपको क्या याद रखना है, जोहान्स केपलर ने जो है ग्रहों का गति का नियम जो है ये किसने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ग्रहों के
गति का नियम, ठीक है ना, ग्रहों की गति का नियम जो दिया था, ग्रहों की गति का नियम जो है ये किसने दिया था गाइस, याद रखिएगा जोहान्स केपलर ने। और लास्ट आपका कौन सा बचता है, लास्ट आपका बचता है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन के बारे में आपको क्या याद रखना है, इन्होंने जो है कौन सा सिद्धांत दिया था, तो आइजैक न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था गाइस, तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है ये आइजैक न्यूटन ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बुकर पुरस्कार जो है ये आपके साहित्य से संबंधित है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं पत्रकारिता के क्षेत्र से आपको कौन सा पुरस्कार संबंधित है, तो पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है ना, पुलित्जर, पुलित्जर पुरस्कार जो है ये किससे संबंधित है, ये पत्रकारिता से संबंधित है। विज्ञान के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार जो है ये किससे संबंधित है, ये है विज्ञान के क्षेत्र में। और ये पुरस्कार जो है ये भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। फिल्म के क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्कर पुरस्कार हो गया, दादा साहब फाल्के हो गया, कांस फिल्म फेस्टिवल हो गया, ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार जो है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ साहित्य के क्षेत्र में जो है बुकर पुरस्कार दिया जाता है, तो बुकर पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसके शुरुआत के बारे में बात करेंगे। तो ये बुकर पुरस्कार की जो है शुरुआत कब हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा 1969 में, ठीक है ना, तो 1969 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ से आपको याद क्या रखना है, ये तो जितना भी है सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जो है पहली भारतीय महिला कौन है जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला, ठीक है ना, पहली भारतीय महिला, पहले भारतीय महिला, तो याद रखिएगा उनका नाम क्या है, उनका नाम है अरुंधति राय, अरुंधति रॉय। इन्हें जो है पहली भारतीय जिन्हें ये बुकर पुरस्कार मिला था, और इन्हें बुकर पुरस्कार कब मिला था, 1997 में मिला था, ठीक है ना, ये कब मिला था, 1997 में मिला था ये पुरस्कार। और याद रखिएगा 1997 में ये पुरस्कार किसके लिए मिला था, तो इनका एक उपन्यास था जो था क्या था, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें मिला था, ठीक है ना, ये बुकर पुरस्कार, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहले इसे जो है मैन बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, अब सीधा इसे बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना लक्षित दर कितनी निर्धारित की गई थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्षित दर जो निर्धारित किया गया था वो 2.1% किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसका लक्षित दर निर्धारित कितना किया गया था ये पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें निर्धारित तो हुआ था 2.1%, लेकिन अगर मैं पूछूं कि प्राप्ति दर कितना था, प्रथम पंचवर्षीय योजना को लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था वो 2.1%, लेकिन जो प्राप्ति दर हुआ था वो हुआ था कितना, प्राप्त हुआ था 3.6% प्राप्त हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब वहीं अगर मैं बात करूं जैसे कि अगर आपका हो गया जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं कि इसका लक्ष्य कितना रखा गया था, लक्षित दर, और याद रखिएगा इसका जो है प्राप्ति दर कितना रखा गया था, प्राप्ति दर, ठीक है। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसका लक्ष्य दर रखा गया था 4.5%, ठीक है, और प्राप्त कितना हुआ था 4.2%, ठीक है। अब ये जो हो गया ये हो गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब इसके बाद जो है ये आपको याद रखना है तृतीय पंचवर्षीय योजना का, ठीक है ना, तृतीय पंचवर्षीय योजना।
तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का भी सिमिलरली आपको उतना ही याद रखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इसका जो है लक्षित दर कितना रखा गया था, लक्षित दर, और दूसरा आपको क्या याद रखना है, प्राप्ति दर। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो लक्षित दर रखा गया था गाइस, वो रखा गया था आपका 5.6% रखा गया था। कितना रखा गया था, 5.6% रखा गया था। और प्राप्त कितना हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना में, तो वो हुआ था आपका 2.8%। ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ चौथी पंचवर्षीय योजना की, चौथी चौथी पंचवर्षीय योजना सीधे लिख देती हूँ भाई, ये तो आपको समझ ही आ गया होगा कि मैं किसके बारे में पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है अगर मैं लक्षित दर की अगर हम बात करें, लक्षित दर, तो चौथी पंचवर्षीय योजना की जो लक्षित दर रखी गई थी गाइस, वो रखा गया था आपका जो है 5.7%। और वहीं अगर हम बात करें कि इसका प्राप्ति कितना था, प्राप्ति दर, तो इसका जो प्राप्ति दर था वो था गाइस आपका 3.3%। 3.3% था। तो यहाँ पे जो है पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी मैंने सब बता दिया, इसे नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो अगर मैं आपको कुछ पंचवर्षीय योजना की बात करूँ, तो यहाँ पे जो है कुछ पंचवर्षीय योजना के बारे में नोट करिएगा। जैसे कि अगर मैं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करूँ, तो याद रखिएगा सबसे पहले कि ये कौन से मॉडल पे आधारित था, बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना, कि ये जो है आपका कौन से मॉडल पे आधारित था पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिएगा ये था हरोड़ डोमर मॉडल पे आधारित, हरोड़ डोमर मॉडल पे आधारित था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका जो काल था वो कितना था गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पंचवर्षीय योजना का काल था आपका 1951 से लेकर 1956 तक। इसका काल कब से कब तक था, 1951 से लेकर के 1956 तक इसका काल था। और जो है इसका जो है अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, यानी इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था गैस, तो याद रखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि और सिंचाई, कृषि और सिंचाई, ठीक है। ये इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी मॉडल पर आधारित थी। अब यहाँ पे जो मैंने प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल मैंने बताया था, जरूरी है कि आपसे एग्जामिनर प्रथम पंचवर्षीय योजना का ही मॉडल पूछे, द्वितीय भी पूछ सकता है, तृतीय भी पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा ये जो है आपका पीसी मॉडल पे जो आधारित था वो दूसरा पंचवर्षीय योजना था, ठीक है ना। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर मैं काल के बारे में बात करूं, तो इसका जो काल था वो कब से कब तक था, तो पहला 1951 से 1956 तक था। तो ये जो हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1956 से लेकर के 1961 तक, 1956 से लेकर के 1961 तक, ठीक है। ये है आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको याद क्या रखना है कि इसमें जो है याद रखिएगा इसका जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, जैसे उसमें कृषि और सिंचाई था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, वैसा था इसका क्या था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये याद रखिएगा भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, ठीक है ना। भारी उद्योगों या फिर सीधा उद्योगों भी लिख लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, प्राथमिकता दी गई, ठीक है ना। इसमें जो है भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, तो इस जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ये आपको क्या याद रखना है कि 3 लौह इस्पात कारखाने खोले गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय के योजना के दौरान जो है ये आपको ध्यान रखना है 3 लौह इस्पात कारखाने खोले गए, लौह इस्पात, लौह इस्पात कारखाने खोले गए, ठीक है, 3 लौह इस्पात। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि वो कौन कौन सा लौह इस्पात था जो इसका कारखाना खोला गया, वो आपको नाम याद रखना है, ठीक है। तो पहला जो है वो कौन सा है, तो पहला आपको याद रखना है वो था राउरकेला लौह इस्पात, राउर राउरकेला
दूसरा कौन था गैस? तो दूसरा था आपका भिलाई, भिलाई संयंत्र। और तीसरा कौन था गैस? तीसरा था दुर्गापुर। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इसे खोला गया था, ये पूछा जाता है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, राउरकेला के बारे में आपको याद क्या रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राउरकेला के बारे में याद रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, जर्मनी की सहायता से, जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी, जर्मनी के सहयोग से स्थापना हुई। और कहाँ हुई थी गैस? तो याद रखिएगा, उड़ीसा में, उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा आपको क्या याद रखना है? दूसरा आपको याद रखना है भिलाई संयंत्र। भिलाई संयंत्र के बारे में क्या याद रखना है कि रूस के सहयोग से जो है छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना हुई, रूस के सहयोग से, रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना हुई, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में स्थापना हुई, ठीक है। इसके अलावा जो है तीसरा आपको क्या याद रखना है गाइस? तो तीसरा आपको याद रखना है दुर्गापुर। दुर्गापुर के बारे में आपको क्या याद रखना है? दुर्गापुर के बारे में आपको याद रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई है वो ब्रिटेन के सहयोग से हुई है, ठीक है ना, ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना कहाँ हुई है गाइस? तो याद रखिएगा, ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्थापना हुई, ठीक है ना। एकदम क्लियरली लिख दी हूँ कि नोट बनाइएगा तो एकदम कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैंने लिखा है क्या। कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान देख लेता है, लेकिन जब नोट बनाने का टाइम आता है तो वहां पे ना लोग भूल जाते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्यों का उदय हुआ, उनमें से मौखरियों का उदय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ? मौखरियों का उदय बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तो ये हुआ था आपका कन्नौज में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति को 1977 में डैश से सम्मानित किया गया था। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति को किससे संबंधित किया सम्मानित किया गया था 1977 में? तो क्या गया था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम यामिनी कृष्ण मूर्ति से इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, यामिनी कृष्ण मूर्ति, तो ये आपको ध्यान रखना है, यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित थी, ठीक है ना। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दो नृत्य से संबंधित थी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित थी, ठीक है, कुचिपुड़ी से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, इनकी एक आत्मकथा थी जो कि आपको याद रखना है, आत्मकथा। इनकी आत्मकथा कौन सी थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, इनकी आत्मकथा थी ए पैशन फॉर डांस, ए पैशन फॉर, ए पैशन फॉर डांस इनकी आत्मकथा है, यामिनी कृष्ण मूर्ति की, ठीक है ना। ए पैशन फॉर, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, ठीक है, ए पैशन फॉर डांस। अब यहाँ तो ये हो गया इनके बारे में, जो है ये इतना पॉइंट तो आपको याद रखना ही है। लेकिन जो है इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिला हुआ है जो कि आपको याद रखना है। एक तो पुरस्कार जो कि आप सभी को पता है, संगीत नाटक अकादमी कब मिला? 1977 मिला। अब जैसे कि हम यहाँ पे कुछ पुरस्कार के बारे में हम लिखाएंगे। जैसे सबसे पहले बात करें तो इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, ठीक है, इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। उसके अलावा अगर हम दूसरा बात करें तो इन्हें जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से, ठीक है। और तीसरा जो है आपको याद रखना है, इन्हें जो है किससे सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें इन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था, तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1968 में। और वहीं अगर हम बात करें पद्म भूषण से इन्हें कब सम्मानित किया गया था, तो 2001 में किया गया था। और वहीं अगर हम बात करें विभूषण की, तो 2016 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सार्क का मुख्यालय जो है ये काठमांडू यानी कि नेपाल में स्थित है। काठमांडू आपका कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। अब सार्क से आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले तो हम सार्क के फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। सार्क का फुल फॉर्म होता क्या है, SAARC, ठीक है ना, ये है। एस से क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा, एस से होता है आपका साउथ, साउथ। ए से आपका क्या होता है, साउथ एशियन। ए से होता है आपका एशियन, साउथ एशियन। उसके बाद फिर आपका ए से क्या होता है, एसोसिएशन, एसोसिएशन। फोर, आर से आपका क्या होता है, रीजनल। और जो है सी से आपका क्या होता है, कॉर्पोरेशन। राइटिंग पे नहीं जाइएगा गाइस, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रही हूँ तो राइटिंग उतना ध्यान नहीं दे रही हूँ, ठीक है ना। बस आप लोगों को समझ आ जाए ऐसे ही लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये होता है साउथ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका अगर मैं हिंदी में इसका भी मैं पूरा लिख देती हूँ, हिंदी में से कैसे, हिंदी में से क्या कहते हैं, दक्षिण एशियाई, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है ना, क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सहयोग संगठन, ठीक है। ये होता है इसका हिंदी में, और ऊपर जो मैंने लिखा है वो इंग्लिश में। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे सार्क के बारे में, तो इसका जो है मुख्यालय काठमांडू यानी कि नेपाल में है। तो सबसे पहले हम जो है सार्क के स्थापना के बारे में बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सार्क की स्थापना हुई थी, वो हुआ था गाइस, याद रखिएगा, 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है ना, 8 दिसंबर 1985 को, 1985 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। और याद रखिएगा इसका जो है, अगर हम बात करें कि पहला आयोजन जो है ये कहाँ हुआ था, पहला आयोजन, सार्क का पहला आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। सार्क का पहला आयोजन जो हुआ था वो हुआ था ढाका, ढाका जो कि आपका कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। और ये जो आयोजन हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1985 में, ठीक है ना। ये कब हुआ था, 1985 में हुआ था, 1985 में ये सार्क का आयोजन हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया, इतना पॉइंट अब आपको याद रखना है। अगर मैं सार्क के बारे में बात करूँ तो याद रखिएगा इसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं, तो याद रखिएगा 8 सदस्य देश हैं, 8 सदस्य, सदस्य, ठीक है ना, 8 सदस्य देश हैं। 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है। तो पहला जो हो गया ये हो गया आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश। उसके बाद जो है दूसरा आपका कौन सा हो गया गाइस, याद रखिएगा, दूसरा हो गया आपका भूटान हो गया, भूटान। उसके बाद मैं दूसरा तीसरा नहीं सीधा लिखाती जा रही हूँ, ठीक है ना। भूटान हो गया, भारत हो गया, इसके बाद जो है नेपाल हो गया, इसके बाद जो है आपका श्रीलंका हो गया, श्रीलंका। इसके बाद आपका पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान। और जो है लास्ट आपको याद रखना है कौन सा हो गया, दो और याद रखिएगा, एक हो गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और जो है लास्टली आपको क्या याद रखना है, अफगानिस्तान और मालदीव। ये टोटल 8 जो है सदस्य देश हैं सार्क के, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि महानदी भारत के किस राज्य में डेल्टा का निर्माण करती है। तो महानदी जो है ये कौन से राज्य में डेल्टा का निर्माण करती है गाइस, तो ये करती है आपके ओडिशा में, ठीक है ना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा महानदी जो है ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। और अगर आपसे पूछे कि ओडिशा के कौन से शहर में, तो ये भी आपको याद रखना है, ओडिशा के कटक, कटक शहर में जो है अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है ना। और कटक शहर में डेल्टा बनाती है, ठीक है। ये तो हो गया, आपको जो है इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है महानदी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि इसके उद्गम के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे जो है हम क्या बात करेंगे, उद्गम के बारे में।
तो ये सेम सेम कलर ऐसा ना आप लोग कंफ्यूज हो जाए, अलग अलग कलर ले लेती हूँ, ठीक है ना। उद्गम, ठीक है। तो इसका जो उद्गम होता है, महानदी का उद्गम जो है ये कहाँ से गए, तो याद रखिएगा ये है सिहावा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक है ना, सिहावा पहाड़ी से। सिहावा पहाड़ी से, सिहावा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और सिहावा पहाड़ी जो है ये आपका कहाँ है, तो सिहावा पहाड़ी जो है ये आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से जो है महानदी का उद्गम होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसके बहाव क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। बहाव, ये जो है कौन कौन से राज्य से होकर बहती है, तो याद रखिएगा ये तो छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होती है, तो छत्तीसगढ़ में बहती है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से बहते हुए ये उड़ीसा में जाती है, ठीक है। और उड़ीसा से बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी ये भारत के दो ही राज्य में, यानी ये दो ही राज्य में ही बहती है, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा उड़ीसा। और लास्टली ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब बात करेंगे कि इसकी जो है कुल लंबाई कितनी होती है, कुल लंबाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि महानदी की जो कुल लंबाई होती है वो होती है 885 किलोमीटर, 885 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद जो है आपको याद रखना है इसकी सहायक नदियों के बारे में। सहायक नदियां, तो इसकी जो सहायक नदियां है, जो कि महानदी की ज्यादा सहायक नदियों के बारे में पूछता नहीं है, सिर्फ दो ही नदी के बारे में पूछता है, जो कि कौन सी नदी है, एक पूछता है कि आपका तेल नदी, तेल नदी, और जो है दूसरा आपको उससे क्या पूछता है, जोंक नदी। ये किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी, तेल नदी और जोंक नदी, ठीक है। तो ये जो है महानदी के बारे में आपको इतना पॉइंट याद रखना है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपका जो है यहाँ पे जो है आपका तमिलनाडु, अगर मैं आपसे पूछूं कि तमिलनाडु में कौन सी नदी है जो डेल्टा बनाती है, तो तमिलनाडु में जो है ये आपका कावेरी नदी डेल्टा बनाती है। कावेरी नदी, कावेरी नदी डेल्टा बनाती है तमिलनाडु में, ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट आपका कौन सा है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, तो आंध्र प्रदेश में दो नदी डेल्टा बनाती है, एक गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा गोदावरी नदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है। इसके अलावा जो है लास्ट आपका कौन सा है, लास्ट है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो याद रखिएगा यहाँ जो है आपका जो है कौन सी नदी डेल्टा बना दी गई, तो याद रखिएगा गंगा नदी। जो आपका जो है गंगा नदी कौन सी डेल्टा बनाती है, तो आप सभी को पता होगा, गंगा नदी जो बनाती है वो सुंदरवन डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा बनाती है। और सुंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना, यहाँ पे आपको लिखना है गंगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों नदी जो है सुंदरवन डेल्टा बनाती है। और सुंदरवन डेल्टा जो है ये कहाँ बनता है, ये आपका बनता है पश्चिम बंगाल में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि खिचड़ी, उत्तरायण और लोहरी, खिचड़ी, उत्तरायण और लोहरी किस त्योहार के विभिन्न नाम है। तो गाइस याद रखिएगा ये है मकर संक्रांति के विभिन्न नाम है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं कि खिचड़ी, ठीक है ना, आपसे तीन चीज पूछा है, एक पूछा है खिचड़ी, इसका मकर संक्रांति का ही अन्य नाम है, तो खिचड़ी जो है ये कहाँ बोला जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ध्यान रखना है उत्तरायण, उत्तरायण कौन से राज्य में बोला जाता है, मकर संक्रांति का ही अन्य नाम है। और लोहरी तो बहुत लोग लोहरी सुन के समझ गए होंगे कि कौन से राज्य में बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ खिचड़ी जो बोला जाता है ये आपके मकर संक्रांति को उत्तर प्रदेश में खिचड़ी बोला जाता है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी बोला जाता है। उत्तरायण में अगर हम बात करें तो गुजरात गुजरात जो है मकर संक्रांति को गुजरात में उत्तरायण बोला जाता है, ठीक है ना। और लोहरी जो है मकर संक्रांति को पंजाब में जो है लोहरी बोला जाता है, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं जैसे कि और जो है और हो गया, जैसे कि अगर मैं पोंगल की बात करूं,
तो ये मकर संक्रांति का ही अन्य नाम है, जो कि आपको कहाँ बोला जाता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को कौन से नाम से जानते हैं? पोंगल के नाम से। इसके अलावा जो है आपका कौन सा हो गया गाइस? तो याद रखिएगा, पोंगल हो गया। इसके अलावा माघ बिहू हो गया, माघ बिहू। माघ बिहू भी याद रखिएगा, ये भी आपका कहाँ बोला जाता है? तमिलनाडु में, असम में, सॉरी, असम में बोला जाता है माघ बिहू। मकर संक्रांति का ही अन्य नाम क्या है? माघ बिहू। और मकर संक्रांति आपका कहाँ बोला जाता है? तो मकर संक्रांति बोला जाता है बिहार में। और ये कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये मनाया जाता है 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है बिहार में आपके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो बताइए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जो है सम्मिलित रूप से जो है ये वैदिक संहिता कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? वैदिक संहिता कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वही आपसे पूछा जाए कि वैदिक साहित्य किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा, वेद, आर्य। इसके अलावा अगर हम बात करें उपनिषद, उपनिषद, ठीक है। ये सबको जो है उपनिषद को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? सम्मिलित रूप से वैदिक, वैदिक साहित्य कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पोंगल त्योहार तमिलनाडु में कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताइए कि पोंगल त्योहार जो है ये कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोंगल त्योहार जो है ये 4 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो ये है कि 4 दिनों तक मनाया जाता है, तो 4 दिन तक जो मनाया जाता है, तो पहला दिन को कौन से नाम से जानते हैं, दूसरा दिन को कौन से, तीसरा को कौन से, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि पोंगल का अर्थ क्या होता है। तो पोंगल का अर्थ होता है उबालना, ठीक है। ये जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था। पोंगल का अर्थ क्या होता है? पोंगल का अर्थ होता है उबालना, ठीक है ना। और याद रखिएगा, पोंगल जो है ये कौन से समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है पोंगल जो है ये आपका 4 दिन तक मनाया जाता है। पहला दिन को कौन सा दिन पहला दिन को क्या बोलते हैं, दूसरा दिन को क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन में रहता है, ठीक है ना। पहला दिन को क्या बोलते हैं, इसके अलावा आपको याद रखना है दूसरा दिन को क्या बोलते हैं, दूसरा दिन को। इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरा दिन को क्या बोलते हैं, और जो है लास्ट आपको याद रखना है चौथा दिन को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहला दिन को जो है ये क्या बोलते हैं, पहला दिन को बोलते हैं भोगी पोंगल, ठीक है ना। पहला दिन को क्या बोलते हैं? पहला दिन को बोलते हैं भोगी पोंगल। पोंगल 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहला होता है भोगी पोंगल, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है सूर्य पोंगल, ठीक है ना। दूसरा कौन सा होता है गाइस, याद रखिएगा, दूसरा होता है सूर्य पोंगल। तीसरा क्या होता है गाइस? तीसरा होता है मट्टू पोंगल, मट्टू पोंगल। और जो है आपका चौथा क्या होता है? चौथा होता है कानुम पोंगल, कानुम पोंगल, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि कौन सा दर्रा श्रीनगर तथा गिलगित को जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुर्जिल दर्रा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुर्जिल दर्रा की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, ये जो दर्रा है आपके कौन से राज्य में है? तो याद रखिएगा ये जो है आपका जोजिला दर्रा हो गया, बनियाल दर्रा हो गया, और जो है बुर्जिल दर्रा, ये तीनों दर्रा आपका कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और जो है आपका सिपकिला दर्रा जो है ये कहाँ है गैस? तो याद रखिएगा ये है आपके सिपकिला दर्रा जो है ये आपके कहाँ है गैस? तो याद रखिएगा ये है आपके हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में।
अब यहाँ पे जो है एक एक करके हम बात करेंगे। जैसे अगर हम सिपकिला दर्रा की अगर हम बात करें, ये क्या करता है गाइस, तो ये दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है, सिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो है बुर्जिल दर्रा के बारे में तो हो ही गया, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है गाइस, तो याद रखिएगा जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है गाइस, तो याद रखिएगा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो है बनियाल दर्रा की अगर हम बात करें, बनियाल दर्रा जो ये किसको जोड़ता है, ये जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है ना। बनियाल दर्रा जो ये किसको जोड़ता है गाइस, तो याद रखिएगा बनियाल दर्रा जो है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और याद रखिएगा जवाहर सुरंग जो है ये आपको ध्यान रखना है कि जवाहर सुरंग जो है बनियाल दर्रा के में ही आपका कौन सा है, जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में स्थित है, जवाहर सुरंग स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला अनुशासनिक नृत्य कला रूप पदायनी है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल है, ठीक है ना। इस नृत्य में बेसिकली होता क्या है, इस नृत्य में होता है जो कलाकार होते हैं वो क्या करते हैं, रंगीन मुखौटा पहनते हैं। रंगीन रंगीन मुखौटा पहनते हैं और याद रखिएगा रंगीन मुखौटा और केले के पत्तों से बनी टोपी होती है, ठीक है ना। केले के पत्तों से बनी टोपी होती है, बनी टोपी पहनते हैं, ठीक है। तो इस नृत्य में यही एक खासियत है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। और याद रखिएगा भद्रकाली मंदिर में किए जाने वाला ये नृत्य है, याद रखिएगा। और ये कहाँ होता है, केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मात्र दो ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। तो आपको बताना है कि खून से जो है ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं वो दो ऊतक कौन से हैं। तो वो हो जाएगा आपका नाखून और कॉर्निया, ठीक है ना। नाखून और कॉर्निया जो है ये खून से नहीं करते, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसमें जो है अगर हम बात करें कि जो ये खून से नहीं करते तो ये क्या करते हैं, नाखून जो है ये आपको ध्यान रखना है ये त्वचा से जो है डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा जो है ये मिलते हैं, ठीक है ना। इसका जो है पोषक तत्व कहाँ से मिलता है, तो इसको मिलता है त्वचा के डिफ्यूजन से, ठीक है ना। और याद रखिएगा वहीं अगर कॉर्निया की बात करें तो ये याद रखिएगा इसे जो मिलता है ये मिलता है हवा से, ठीक है ना। तो ये इसी वजह से जो है उंगलियां नाखून जो आप कट करते हैं तो ये जो है आपको दर्द नहीं करता और कॉर्निया में भी कोई रक्त प्रवाह नहीं होता है, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था। तो भारत का पहला समाचार पत्र था आपका बंगाल गजट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल गजट की अगर हम बात करें, इसके संस्थापक कौन थे, तो पहला नाम तो आपको बंगाल गजट के संस्थापक का याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो इनके जो संस्थापक हैं वो हैं, आपको याद रखना है जेम्स अगस्ट हिक्की, या फिर आप जेम्स हिक्की भी याद रख सकते हैं, जेम्स हिक्की। ये जो है आपको याद रखना है ये जो है बंगाल गजट के जो है संस्थापक थे। ये जो है संस्थापक थे। बंगाल गजट जो है ये कब प्रकाशित हुआ था, तो याद रखिएगा 1780। 1780 में जो है ये शुरू हुआ था ये बंगाल गजट, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा है आपका जामे जहानुमा। जामे जहानुमा की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा ये है आपका उर्दू में प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा उर्दू में प्रथम, ठीक है ना। उर्दू में प्रथम समाचार पत्र।
उर्दू में प्रथम समाचार पत्र जो था ये कौन सा था गाइस? तो याद रखिएगा जामे जहानुमा है। अगर हम बात करें कि इसका जो प्रकाशन हुआ था जामे जहानुमा का, ये कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1822 में, ठीक है ना। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1822 में हुआ था। और इसके जो है संस्थापक कौन थे ये भी याद रखिएगा, इसके संस्थापक। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे, आपको याद रखना है कौन थे। एक अंग्रेजी फॉर्म थे, ठीक है ना। ये जो है इनके संस्थापक थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो है मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरातुल अखबार के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है ये किनके ये जो है किनके, इनके संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ठीक है। इसका जो प्रकाशन हुआ था ये कब हुआ था गाइस? तो याद देखिएगा मिरातुल अखबार का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1822 में। 1822 में हुआ था। और याद रखिएगा ये जो था आपका मिरातुल अखबार जो था, ये जो था प्रथम फारसी पत्रिका थी, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो है कैसी पत्रिका थी? प्रथम प्रथम फारसी पत्रिका थी, प्रथम फारसी पत्रिका थी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है जो आपका समाचार दर्पण है। अब हम समाचार दर्पण के बारे में बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है समाचार दर्पण। समाचार दर्पण के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था। प्रथम बांग्ला, प्रथम बांग्ला साप्ताहिक साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक है। और वही अगर मैं बात करूं कि इनके जो संस्थापक थे ये कौन थे? संस्थापक। तो याद रखिएगा इनके जो संस्थापक थे जो समाचार दर्पण के, वो थे विलियम कैरी, ठीक है ना। इसके संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा विलियम कैरी, विलियम कैरी थे। तो यहाँ पे जो अखबार लिखाई हूँ और संस्थापक और कौन सा था ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे प्रथम फारसी फारसी पत्रिका कौन थी, उर्दू समाचार पत्र प्रथम कौन सा था, या बांग्ला में साप्ताहिक समाचार पत्र पहला कौन सा था, या भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए ये नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय का नारा कौन सा था? ये जितना भी नारा लिखाऊंगी सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो लाला लाजपत राय के बारे में अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा किसने दिया था? साइमन कमीशन, साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है ना। ये नारा किसने दिया था गाइस? ये नारा दिया था जो है आपके लाला लाजपत राय ने दिया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था स्वराज हमारा। सारे इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ये सारे पूछे गए हैं, ये मैं इतना बोल रही हूँ। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा किसने दिया था गाइस? तो याद रखिएगा ये नारा दिया था जो है बाल गंगाधर तिलक ने। इसके अलावा अगर मैं बात करूं राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल ने जो है ये कौन सा नारा दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है ना। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। ये नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। अब चलिए एक दो नारा और है जो याद कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपको याद रखना है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है, जिंदाबाद का नारा ये भगत सिंह ने दिया था, ठीक है ना। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये किसने दिया था? भगत सिंह ने, भगत सिंह, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है कि जो है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो,
तो दिल्ली चलो का नारा दिया था गाइस, ये भी जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिल्ली चलो का नारा जो ये किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट जो है एक और याद रखिएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो। तो करो या मरो का नारा जो है ये हमारे महात्मा गांधी ने दिए थे, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सूर्य के सबसे बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है। तो सूर्य के सबसे बाहरी परत को जो है ये कौन से रूप में जाना जाता है, इससे पहले जानने से पहले हम सूर्य के बारे में कुछ पॉइंट बात करें। जैसे ये आपका सूर्य है और इसका 3 परत है, ठीक है ना, इसका 3 परत है जो कि आपको याद रखना है। तो जो इसका सबसे बाहरी परत होता है वो कौन सा होता है, उस परत का नाम क्या होता है, कोरोना, ठीक है ना, जो इसका सबसे बाहरी परत होता है। उसके बाद जो इसका मध्य परत होता है वो कौन सा होता है, तो सूर्य का जो है मध्य परत जो होता है वो कौन सा होता है, क्रोमोस्फियर होता है, ठीक है ना, क्रोमोस्फियर। और जो सूर्य का सबसे आंतरिक परत होता है वो कौन सा होता है, तो सूर्य का जो सबसे आंतरिक परत होता है वो होता है फोटोस्फियर, फोटोस्फीयर। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है, आपसे प्रश्न पूछा है कि सूर्य का सबसे बाहरी परत कौन सा है। तो सूर्य का सबसे बाहरी परत जो है ये वाला परत है, ये आपका कौन सा है, ये है आपका कोरोना। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पंडित शंभू महाराज एक शास्त्रीय डैश नर्तक थे। तो शास्त्रीय डैश नर्तक कहाँ के थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक से थे। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कथक की, तो कथक आपके कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक जो है ये आपके उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। इसके अलावा अगर मैं कथकली की बात करूँ तो ये आपके केरल का है शास्त्रीय नृत्य। और ओडिसी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये जो है आपको राज्य याद रखना है। अब जैसे कथक की अगर मैं बात करूँ तो कथक से आपको याद रखना है कि कितना घराना संबंधित है, तो याद रखिएगा कथक से 3 घराने संबंधित है, 3 घराने संबंधित है। 3 घराने कौन कौन से संबंधित है, तो पहला आपको याद रखना है जो कि हो गया आपका, याद रखना है लखनऊ घराना, लखनऊ घराना। इसके अलावा जो है दूसरा कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा जयपुर घराना, दूसरा हो गया जयपुर घराना। और तीसरा जो है ये कौन सा हो गया गाइस, तीसरा जो हो गया बनारस घराना। ये तीनों घराना जो है ये कथक से संबंधित है। इसके बाद जो है पूछा जाता है कि कथक नृत्य को जो है पुनर्जीवित किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कथक नृत्य को जो है अगर हम बात करें पुनर्जीवित यानी कि रिवाइव, ठीक है ना, पुनर्जीवित। तो पुनर्जीवित किसने किया था यानी कि रिवाइव किसने किया था, तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इनका नाम है लेडी लीला सोखे, लेडी लीला सोखे। इन्होंने ही कथक नृत्य को पुनर्जीवित किया था यानी कि रिवाइव किया था, ठीक है। तो ये हो गया कथक से रिलेटेड कुछ पॉइंट। अब यहाँ पे जो है अगर हम बात करें कि आपका जो है कथक नृत्य से संबंधित कौन कौन से हैं जो कथक नृत्य से संबंधित हैं कलाकार, तो ये थोड़ा लाइन अजीब लग रहा है। तो कथक नृत्य से संबंधित जो कलाकार हैं ये आपको मैं यहाँ पे लिखा देती हूँ जो कि आपको नोट करना है। अब जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है जो कि बहुत बार पूछा गया है, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज का संबंध जो है, बिरजू महाराज, इनका संबंध जो है ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये है कथक से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है सितारा देवी, सितारा देवी का संबंध जो है ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से, तो ये भी कथक से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है आपका जो है लच्छू महाराज हो गया, लच्छू महाराज, लच्छू महाराज का भी संबंध कथक से है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शोभना नारायण, शोभना नारायण,
तो इन सब का संबंध जो है ये किससे है? कथक से है। इसके बाद जो है कमोदिनी लखिया, कमोदिनी लखिया, लखिया, इनका भी संबंध कथक से है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको याद रखना क्या है, तो बिरजू महाराज से जो है आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि इन्हें जो है पद्म विभूषण मिला था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बिरजू महाराज को जो है पद्म विभूषण से, ठीक है ना, याद रखिएगा, बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था गाइस? तो याद रखिएगा, इसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1986 में, 1986 में, 1986 में सम्मानित किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, सितारा देवी को जो सम्मानित किया गया था पद्म श्री से, ठीक है ना, सितारा देवी को किससे सम्मानित किया गया था? पद्म श्री से। तो इन्हें जो है पद्म श्री कब मिला था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, सितारा देवी को पद्म श्री मिला था 1973 में। उसके बाद जो है एक और याद रखिएगा, लच्छू महाराज, लच्छू महाराज को जो है कौन सा पुरस्कार मिला था? लच्छू महाराज को मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, सीधे मैं संगीत नाटक अकादमी लिख दे रही हूँ, जगह नहीं है। तो ऐसे ही अगर आपको समझ नहीं है तो मैं जहाँ पे बोल रही हूँ ना, वो आप सुन करके लिख लीजिएगा, लेकिन नोट जरूर कर लीजिएगा, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, इन्हें जो पुरस्कार मिला था वो 1957 यानी कि 1957 में ये पुरस्कार इन्हें मिला था, 1957। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर पद्म श्री की बात करूं तो याद रखिएगा शोभना नारायण, ठीक है ना, शोभना नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म श्री। और इन्हें जो है पद्म श्री कब मिला था? तो 1992 में, 1992 में जो है इन्हें पद्म श्री मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? तो कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया? तो 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से? तो सबसे पहले मैं मौलिक अधिकार के बारे में बता दूं कि ये आपके कौन से भाग में बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, ये भाग 3 में है और कौन से आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा, ये है आपके अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 12 से लेकर जो है 35 तक में है आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे कौन कौन सा आपका मौलिक अधिकार है, तो पहला आपको याद रखना है समता का अधिकार, समता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा आपका कौन सा मौलिक अधिकार है? दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरा आपका कौन सा मौलिक अधिकार है गाइस, तो तीसरा जो है ये आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा जो है ये आपका कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका चौथा जो है ये कौन सा है? चौथा जो है ये आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद अगर मैं बात करूं पांचवा आपका कौन सा है guys? तो याद रखिएगा पांचवा जो है ये है आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक, शैक्षिक अधिकार। ठीक है ना, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो ये 5 हुआ। और लास्टली अगर मैं बात करूं छठा आपका कौन सा है, जगह नहीं है तो मैं इस साइड लिख देती हूँ। छठा हो गया आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये टोटल 6 अधिकार दिए गए, ठीक है ना। अब इस अधिकार का आपको आर्टिकल भी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे समता के अधिकार की बात करूं तो ये आपके कौन से आर्टिकल में? तो याद रखिएगा ये है आपका अनुच्छेद 14 से 18 में, ठीक है ना, अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता के अधिकार की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका 19 से लेकर के 22 में। और जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार अगर मैं बात करूं तो ये है आपका 23 से 24 में, अनुच्छेद 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करूं तो ये है आपका 25 से लेकर के 28 में आर्टिकल में। और वहीं अगर मैं सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता की बात करूं तो ये है आपका 29 से 30 में, 29 से 30 में। और जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका 32 में, ठीक है ना, 32 से 35 तक। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से नाटो के कितने सदस्य देश हैं। तो आपको बताना है कि नाटो के कितने सदस्य देश हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, 32 सदस्य देश है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 32 है, तो सबसे नवीनतम अगर मैं सदस्य देशों की बात करूँ, नवीनतम कौन सा है, नवीनतम सदस्य देश, ठीक है। तो नवीनतम सदस्य देश जो है ये है आपका स्वीडन, ठीक है ना। नवीनतम सदस्य देश आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा ये है स्वीडन। स्वीडन की अगर मैं बात करूं तो ये जो है सम्मिलित कब हुआ था, तो याद रखिएगा स्वीडन जो सम्मिलित हुआ था ये हुआ था आपका 7 मार्च 2024 को, 24 को नाटो में सम्मिलित हुआ, ठीक है, नाटो में सम्मिलित हुआ। ये हो गया। अब जो है नाटो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको याद रखना है पहला जो हो गया ये। इसके बाद दूसरा अगर हम बात करें नाटो की स्थापना, नाटो की स्थापना कब हुई थी गैस, नाटो की स्थापना, तो नाटो की स्थापना हुई थी ये हुआ था आपका 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है ना। कब हुआ था गैस, तो याद रखिएगा इसका स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। और याद रखिएगा वहीं अगर मैं बात करूं कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय, इसका मुख्यालय भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय जो है ये ब्रुसेल्स में, ठीक है ना, ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स आपका कहाँ है गैस, तो याद रखिएगा ब्रुसेल्स आपका बेल्जियम में है, ठीक है ना। ब्रुसेल्स आपका कहाँ है, बेल्जियम में, बेल्जियम में, ठीक है। तो ये नाटो के बारे में आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सहेलियों की बारी कहाँ स्थित है। तो सहेलियों की बारी जो है ये आपके जो है राजस्थान में स्थित है। अगर मैं बात करूँ राजस्थान के कहाँ स्थित है गाइस, तो याद रखिएगा ये राजस्थान के जो है उदयपुर में स्थित है, ठीक है ना, राजस्थान के उदयपुर में। उसके बाद अगर हम बात करें कि सहेलियों की बारी का निर्माण जो है ये किसने करवाया है, तो याद रखिएगा सहेलियों की बारी का निर्माण जो है ये फतेह सिंह ने, ठीक है, किसने करवाया था, फतेह सिंह, फतेह सिंह, ठीक है। इसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ आपका जो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो है ये आपका कौन सा किला है गाइस, तो याद रखिएगा धार का किला। धार का किला का निर्माण जो है ये किसने करवाया है, तो धार के किला का निर्माण जो है ये आपको ध्यान रखना है। पहले यहाँ पे याद लिख लीजिए धार का किला। धार का किला जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में। और धार के किले का जो निर्माण करता है वो कौन है, मोहम्मद तुगलक। इसका निर्माण किसने करवाया था गाइस, तो याद रखिएगा इसका निर्माण करवाया था मोहम्मद तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने, ठीक है। तो ये हो गया मध्य प्रदेश का। अगर मैं बात करूँ तो अब आपको क्या याद रखना है, जैसे कि गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो गुजरात में आपका कौन सा किला है, तो याद रखिएगा काकरिया झील, ठीक है ना। ये जो है आपको ध्यान रखना है काकरिया झील जो है ये कहाँ है, गुजरात में है, काकरिया झील। और जो है इसके अगर मैं निर्माण की बात करूँ गाइस, तो इसका निर्माण जो है काकरिया झील का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ने, ठीक है ना। इसका निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ने, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें गाइस, तो अगला जो है आपका कर्नाटक, कर्नाटक का भी याद रखिएगा। कर्नाटक में जो है ये आपका कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा कर्नाटक में है आपका लाल बाग, लाल बाग है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा कौन सा है, टीपू का महल, टीपू का महल। ये दोनों आपका कहाँ है, तो कर्नाटक में है। और इस दोनों का जो है निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा इस दोनों का निर्माण जो है हैदर अली ने करवाया था। इस दोनों का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा हैदर अली ने। तो यहाँ पे जो है इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सिंधु नदी यानी सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जो सतलज नदी पर स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का जो है आपका रोपर, रोपर जो है ये सतलज नदी पर स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें लोथल, लोथल जो है ये आपके कौन से नदी पर स्थित है, भोगवा नदी पर स्थित है। कोट दीजिए की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है सिंधु नदी पर स्थित है। और आलमगीरपुर की अगर हम बात करें तो ये आपका हिंडन नदी पर स्थित है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जैसे कि यहाँ पे दो याद रखिएगा, जैसे कि आपका जो है मोहनजोदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो, और याद रखिएगा मोहनजोदड़ो और चंदहुदरो, ये दोनों जो है आपके कौन से नदी पर है, तो ये जो है ये दोनों आपके जो है सिंधु नदी पर है, ठीक है ना, ये दोनों जो है ये आपके सिंधु नदी पर है। हड़प्पा का तो आप सभी को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो वो भी लिख लीजिए, जैसे कि हड़प्पा, हड़प्पा जो है ये आपके कौन से नदी पर है, तो याद रखिएगा हड़प्पा जो है ये आपके रावी नदी पर है। बहुत लोगों को लगता है कि सिंधु नदी पर है, नहीं, हड़प्पा जो है ये आपके रावी नदी पर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आपको याद रखना है, जैसे कालीबंगा, कालीबंगा जो है ये आपके कौन से नदी पर है, तो याद रखिएगा कालीबंगा, कालीबंगा जो है ये आपके घग्गर नदी पर है, ठीक है ना, घग्गर नदी पे, घग्गर, घग्गर नदी पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि मनुष्य के हाथ में कुल कितनी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 30, 8, 14 या 27। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के हाथ में जो है टोटल 27 हड्डियां होती है, जिसमें से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो हाथ की अगर मैं बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, हाथ की कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं, कलाई में, तो ये आपको ध्यान रखना है, कलाई में जो है वो टोटल 8 हड्डी होती है, हाथ के कलाई में। इसके अलावा अगर हम बात करें हथेली, हथेली पर जो है, हथेली में जो है ये कितनी हड्डियां होती हैं, हथेली में जो है ये 5 हड्डियां होती हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा जो उंगलियों में, ठीक है ना, उंगलियों में कितनी हड्डियां होती हैं, उंगलियों में, तो ये आपको ध्यान रखना है, उंगलियों में होती है टोटल 14 हड्डी होती है, ठीक है। तो ये टोटल 27 हड्डी जो है ये आपको ध्यान रखना है हाथ में होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 30 हड्डी, 30 हड्डी जो है ये किसमें होती है गाइस, तो याद रखिएगा मानव टांग में जो है आपको ध्यान रखना है, मानव टांग में, मानव टांग में जो है ये कितनी हड्डी होती है, 30 हड्डी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कपाल, कपाल में जो है ये कितनी हड्डी होती है, कपाल में जो होती है वो होता है 8 होता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें 14, 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 14 जो है ये आपको ध्यान रखना है, मनुष्य के चेहरे में जो है, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मनुष्य के चेहरे में जो हड्डी होती है वो कितनी, 14 होती है, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो बना होता है टंगस्टन से। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन जो है ये क्या करता है गाइस, तो याद रखिएगा टंगस्टन जो है ये उच्च तापमान सह सकता है, ठीक है ना, उच्च तापमान सह सकता है, इसीलिए जो है ये क्या होता है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन से। और टंगस्टन जो है याद रखिएगा सबसे मजबूत धातु कौन सा होता है गाइस, तो याद रखिएगा सबसे मजबूत धातु टंगस्टन होता है, ठीक है ना, सबसे मजबूत धातु कौन सा होता है, टंगस्टन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि जो टंगस्टन जो होता है इसका जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो याद रखिएगा इसका अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक की, तो याद रखिएगा टंगस्टन का परमाणु क्रमांक होता है 74, ठीक है ना, 74 होता है। तो गाइज आपका जो है आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। और ये वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।